नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार और स्वागत है आपका एस भारत हिंदी पर। एक बार फिर लगता है कि ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी जी के बीच की जो भिड़ंत है वो आपको दिखाई देने वाली है। दरअसल बंगाल बड़े लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के गले का कांटा बना हुआ है और सारे राज्य में तो सरकार बनाने में वो सफल हो गए, बिहार में अपने दम पर सरकार नहीं बना पाए तो क्या हुआ, नीतीश कुमार जी के भरोसे लगातार सरकार में बने हुए हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां हजार कोशिशों के बाद भी गद्दी के नजदीक नहीं पहुंच पाई है भारतीय जनता पार्टी। तो जाहिर है इस बार चुनाव है तो नरेंद्र मोदी जी अपनी जान लगा देंगे। बाकी कहीं जान लगा पाए या ना लगा पाए, चुनाव में नरेंद्र मोदी जिस तरह की जान लगाते हैं वह तो देखने लायक है। और इस बार तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, 4 दिन के अंदर ही सीज फायर करना पड़ा, यह अलग बात है। लगातार ऐसे मैसेज देने की कोशिश किया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, यह सारा कुछ ठीक है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का चुनावी फायदा उठाने की पूरी कोशिश तो की जा रही है। जगह जगह पर पोस्टर लगे हैं, बैनर लगे हैं, सेल्फी पॉइंट तक बना दिए गए हैं जिसमें ऑपरेशन सिंदूर लिखा हुआ है और बगल में मोदी जी खड़े हैं। ना तो सेना का कोई शहीद जवान है, ना कोई कुछ और है, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी हैं। ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी एयरफोर्स वाले ओवरऑल में तो उनकी तस्वीर आई थी, तो ऐसा लगता है कि बस मोदी जी राफेल में बैठकर गए, पाकिस्तान को हराया और वापस लौट आए। इन सब के भरोसे वो किसी भी तरह से चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में फायदा मिल जाए। हालांकि बीच में ही एक बड़ी दिक्कत तब आ गई जब एयर चीफ मार्शल कल जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने एयरफोर्स में हथियारों और जहाजों की कमी पर बात की, जिस पर हम आगे बात करेंगे। तो मोदी जी गए हुए थे पश्चिम बंगाल में, वहां अलीपुर द्वार में आधे घंटे के आसपास उन्होंने संबोधन दिया और कई सारे डायलॉग तो बोले ही। पाकिस्तान समझ ले 3 बार घर में घुसकर मारा है, हम शक्ति को पूजने वाले लोग हैं। बंगाल जाते ही शक्ति याद आ गई। इसके पहले उड़ीसा था तो पुरी के पूजन वाले हो गए थे जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ की बात हो रही थी। अब बंगाल की बात आई है तो शक्ति की बात होगी। और ये भी कहा गया कि बंगाल टाइगर की धरती से 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। दरअसल मोदी लगातार ये बताने की कोशिश करते रहे हैं कि उसके राज्य में पहली बार पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा गया है। अब इस दावे में कितनी चुनौतियां मिल गई हैं, कहा जा रहा है यूपीए के टाइम में 4 या 5 बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान की सीमा के अंदर जाकर आतंकवादियों को मारा गया। उस जमाने में इसको क्रॉस बॉर्डर एक्शन वगैरह कहा करते थे। सर्जिकल स्ट्राइक नाम दिया है मोदी सरकार में। कई सारे सैनिकों का, पुराने अफसर्स का कई तरह के बयान आ चुका है, टीवी चैनल के माध्यम से बयान आ चुका है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यह बेकार की बात है कि 2014 के पहले दुश्मन देश के अंदर घुसकर मारा नहीं गया है। किसी ने कहानी सुनाई म्यांमार यानी बर्मा की, किसी ने पाकिस्तान की कहानी सुनाई और सबका कहना है कि पहले भी ऐसा होता था। लेकिन जो नहीं होता था वो ये कि पुरानी सरकारें जो हुआ करती थी वो सेना का इस्तेमाल पार्टी की पॉलिटिक्स के लिए नहीं किया करती थी। वो इस तरह की घटनाओं को अपनी उपलब्धि बताकर प्रचार नहीं किया करती थी। इस तरह की घटनाओं को गोपनीय रखा जाता था और उसका बिल्कुल सही कारण था। सोचिए अगर यह गोपनीय तरीके से हुआ होता, इस पर बहुत शोर नहीं हुआ होता तो दुनिया भर में जिस तरह से आलोचना हुई कि आप दूसरे देश की सीमा के अंदर जाकर कैसे हमला कर सकते हैं, यह नहीं होती है। खैर छोड़िए, मोदी जी को हर चीज का चुनावी फायदा उठाना होता है। तो बंगाल में जाकर ममता दीदी के ऊपर खास तौर से मुर्शिदाबाद और मालदा को लेकर उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी की खुली छूट दे दी गई है। विधायक और कॉर्पोरेट लोगों के घरों को चुनकर जलाते हैं,
पुलिस तमाशा देखती है, वगैरह वगैरह वगैरह। वैसे तो मोदी जी ने यूपी के बारे में कुछ नहीं कहा, एमपी के बारे में कुछ नहीं कहा। इतनी इतनी ऐसी ऐसी घटनाएं आ चुकी हैं जिनके बारे में कल्पना करना मुश्किल है कि किस किस तरह से वहां पर हिंसा हुई है और धर्म के आधार पर भी हिंसा हुई है। लेकिन बंगाल में जो कुछ उन्होंने बोला तो जवाब तो मिलना ही था। ममता बनर्जी सामने आई बयान लेकर। वीडियो पर सबसे पहले तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर हमला किया और कहा कि पीएम मोदी ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे हर महिला के पति हो। राष्ट्रपिता तो हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी को, सुभाष चंद्र बोस जी ने राष्ट्रपिता कहा था, लेकिन राष्ट्रपति जो बात है वो अलग तरीके से डिफाइन होता है। उसमें पति होने का कोई मतलब नहीं होता है। अधिपति जैसे होते हैं उसी तरह से राष्ट्रपति है। लेकिन ममता जी कह रही हैं कि मोदी जी हर घर में सिंदूर भिजवाकर ऐसा लगता है सबके पति बनना चाहते हो। पीएम मोदी ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हर महिला के पति हो। वे अपनी पत्नी को सिंदूर क्यों नहीं देते हैं? ये एक ऐसा दर्द है जिसका मोदी जी और उनके भक्तों के पास कोई जवाब नहीं मिलता है। हालांकि मैं इस मुद्दे पर बिल्कुल बात इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि ये उनका निजी मामला है और राजनीति में मेरा मानना है कि किसी के निजी मामलों पर किसी तरह का कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। इसलिए उनके या उनकी पत्नी या फिर उनके बीच में सिंदूर या बिना सिंदूर के रिश्ते पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन ममता बनर्जी तो पॉलिटिक्स करती हैं, वो तो बोलेंगी ही। उन्होंने कहा कि वो अपनी पत्नी को सिंदूर क्यों नहीं देते। हालांकि मैं इस संबंध में बात नहीं करना चाहती, लेकिन आपने मुझे बोलने के लिए मजबूर कर दिया है। सिंदूर का संबंध हर महिला से है और सिंदूर को पवित्र माना जाता है। महिलाएं इसे अपने पति के लिए लगाती हैं। ऑपरेशन से सिंदूर को लेकर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती। हर महिला का सम्मान होता है। असल में ये सिंदूर वाला सवाल तो बहुत ज्यादा उठ रहा है। कई जो यूट्यूब चैनल हैं जो पब्लिक व्यू लेते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, उन्होंने महिलाओं से बात की और महिलाएं जिस तरह के कमेंट कर रही हैं, महिलाएं जिस तरह से नाराज हैं सिंदूर को लेकर, वो बहुत साफ दिखाई दे रहा है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि चीजों पर भले हो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए यह शर्म की बात होगी और डर की भी बात होगी। अगर वो घर घर सिंदूर लेकर जाएंगे, यकीन जानिए कि 2-4-10% लोग जो भारतीय जनता पार्टी के भक्त हैं, उनके यहाँ की बात मैं नहीं जानता, लेकिन आम महिलाएं बिल्कुल किसी और के हाथ से सिंदूर लेना पसंद नहीं करेंगी। हमारे यहाँ सिंदूर की एक परंपरा है। हर जगह अपनी अपनी परंपराएं हैं। जैसे मैं जहां से आता हूँ, ईस्टर्न यूपी से, वहां शादी के समय सिंदूर दान भेजा जाता है। जो ससुराल पक्ष की तरफ से जाता है उसकी अपनी एक महिमा है। सिंदूर ससुराल से जाता है, उसके बाद पति के नाम का सिंदूर लगाया जाता है। कोई बाहरी आदमी किसी के घर में सिंदूर देता हो, ये तो मैंने आज तक सुना ही नहीं। तो अगर हमारे पूर्वांचल के इलाके में किसी घर का दरवाजा आप खटखटाएंगे और कहेंगे हम आपके लिए सिंदूर लाए हैं, तो क्या हो सकता है उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। एक और बात है कि सिंदूर का मामला जहां तक है वह केवल हिंदू महिलाओं के लिए और शादीशुदा महिलाओं के लिए है। देश में सुरक्षा की जरूरत तो सबको है। क्या मुस्लिम महिलाओं को सुरक्षा की जरूरत नहीं है? वो तो सिंदूर नहीं लगाती। क्या अविवाहित महिलाएं जिनकी शादी नहीं हुई है और जो सिंदूर नहीं लगाती हैं, उनको शिक्षा की जरूरत नहीं है? या ये फिर मर्दों की सुरक्षा की जरूरत नहीं है? ये सिंदूर दान के बहुत सारे ईसाई महिलाएं नहीं लगाती हैं, मुस्लिम महिलाएं नहीं लगाती हैं। हिंदू धर्म में ही अगर आप देखेंगे, बहुत सारे आदिवासी इलाकों में सिंदूर का कोई प्रचलन नहीं है। आजकल बहुत सारी आधुनिक महिलाएं भी ऐसी हैं जो सिंदूर नहीं लगाती हैं। उनका ये मानना होता है कि पति जब कोई चीज नहीं लगाता है, ये दिखाने के लिए कि हम शादीशुदा हैं, तो हम क्यों लगाएं, और यह उनकी आजादी है। तो यह सिंदूर का मामला जो है वह बहुत चलने वाला नहीं है। हालांकि मोदी जी ने कहा है तो बीजेपी के कार्यकर्ता लेकर घर घर जाएंगे तो, लेकिन उनका क्या हाल होगा पता नहीं। इसके अलावा ममता बनर्जी ने सीधी चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि देश के किसी भी मुद्दे पर मोदी जी आए, मुझसे बहस कर लें, और तंज ये कर दिया कि चाहे तो साथ में टेलीप्रॉम्प्टर भी लेकर आ जाएं। इतना हिम्मत है तो एक टीवी का आसन में बैठिए, सरासरी
प्रधानमंत्री का और हम का लड़ाई होगा। आपको जो जो सब्जेक्ट है आप टेलीप्रॉम्प्टर भी ले आ सकते हैं, लेकिन स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन को स्पॉन्टेनियस रिप्लाई देना चाहिए। अब ये नरेंद्र मोदी जी के लिए बड़ी चुभने वाली बात होगी। हम सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी आमतौर पर जो भाषण देते हैं उसमें 2-3 टेलीप्रॉम्प्टर लगे होते हैं। जब बाएं दाएं वो देखते हैं तो बेसिकली जनता को नहीं, टेलीप्रॉम्प्टर को देख रहे होते हैं और उसको देखकर पढ़ते हैं। अब देखिए, टेलीप्रॉम्प्टर का तो ये है कि बहुत सारे यूट्यूब पर भी मित्र जो खबर पढ़ते हैं वह भी टेलीप्रॉम्प्टर पर ही पढ़ते हैं। टीवी चैनल जो है वहां तो टेलीप्रॉम्प्टर पर ही न्यूज पढ़ी जाती है, लेकिन नेताओं को पब्लिक मीटिंग में टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते मैंने पहले कभी नहीं देखा। यहां तक कि राहुल गांधी, जिनकी हिंदी को लेकर कई बार सवाल उठता है कि अंग्रेजी तो बहुत शानदार है लेकिन हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, वह भी जब भाषण देते हैं तो टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और ममता बनर्जी जैसी जो जन नेता है वो तो चौराहों पर, सड़कों पर कहीं भी खड़े होकर भाषण देती हैं, उनको कभी भी टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई भी सीनियर लीडर, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के ही जो दूसरे लीडर हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह जी हो, चाहे शिवराज चौहान हो, चाहे एक जमाने में आडवाणी भाषण दिया करते थे, अटल जी तो खैर अपनी भाषण कला के लिए जाने जाते थे, इन लोगों ने कभी टेलीप्रॉम्प्टर यूज नहीं किया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को पता नहीं क्या परेशानी है कि बिना टेलीप्रॉम्प्टर के वे बोल ही नहीं पाते हैं। और उसी कमजोर पॉइंट पर ममता बनर्जी ने हमला बोला है और बहुत साफ साफ कहा है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की तरह ऑपरेशन बंगाल भी करेंगे, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वाकई ऑपरेशन सिंदूर तो आपने दुश्मन के खिलाफ किया था, आतंकवादियों के खिलाफ किया था। बंगाल तो हमारे देश का हिस्सा है, बंगाल में हमारे देश का लोकतंत्र चलता है। बंगाल उन राज्यों में से है जिसका भारत के साथ, देश के साथ कोई विवाद कभी नहीं रहा, नहीं वो हमेशा से भारत का हिस्सा रहा। उसके ऊपर ऑपरेशन बंगाल करने का क्या मतलब होता है? लेकिन उन्होंने बंगाल में आके ऑपरेशन सिंदूर किया, ऐसा ऑपरेशन बंगाल करेगा, इसका मतलब टेररिस्ट का साथ और बंगाल का मिट्टी को मिला दिया, बंगाल का मिट्टी का इज्जत को मिला दिया, बंगाल का माँ बहन का सम्मान को मिला दिया। क्या सोचता है उन्होंने कि जो भी मर्जी वो कर सकता है, जो भी मर्जी बदल सकता है। हम देश को सम्मान करते हैं लेकिन आत्मसम्मान विसर्जन नहीं करता है। हमारा पार्टी का एमपी भी आज देश के लिए बाहर में जाके, विदेश में जाके चिल्लाता है और उन्होंने आके बंगाल में आके बंगाल को गाली देते हैं, बंगाल को सम्मान को गाली देता है, बंगाल को इज्जत लेके खेल कूद करते हैं और ऑपरेशन सिंदूर का ऑपरेशन बंगाल करेगा। ये बिल्कुल अजीबोगरीब बात है, खास तौर पर तब जब उन्होंने विदेशों में जो प्रतिनिधि मंडल को भेजा है उसमें बंगाल से भी विपक्ष के लोग गए हुए हैं। तो एक तरफ बंगाल के लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बंगाल में जो विपक्ष के लोग हैं वो देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया के अलग अलग मुल्कों में। दूसरी तरफ आप ऑपरेशन बंगाल करने की बात कर रहे हैं। जाहिर तौर पर ममता ने इसका तीखा जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर आप में हिम्मत है तो बंगाल से चुनाव लड़कर देख लीजिए। अब प्रधानमंत्री मोदी बंगाल से चुनाव तो क्या ही लड़ेंगे, और क्यों लड़ेंगे चुनाव बंगाल से। लेकिन एक बात साफ है कि दोनों लोगों के बीच में अब इस तरह की मजेदार, तीखी और तेज तर्रार बातचीत देश की जनता को और बंगाल की जनता को लगातार सुनने को मिलेगी, क्योंकि ममता बनर्जी उन लोगों में से नहीं है जो कोई वार खाली जाने दें। उनके ऊपर वार होगा तो वो पलटकर हमला करेंगी। लेकिन एक और बड़ी बात है, ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी जी लगातार बात कर रहे हैं। राफेल गिरे कि नहीं गिरे, इसको लेकर दुनिया भर में बहस है। चूंकि भारतीय सेना ने अभी तक अपना कोई मत नहीं दिया है, इसलिए हमारे जैसे लोग कम से कम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे कि राफेल गिरे या नहीं गिरे। बहुत सारी खबरें आ रही हैं, राफेल कंपनी और भारत सरकार के बीच तनातनी हुई है, इसकी बात आ रही है। संभव है कि राफेल से जितनी उम्मीद हो वो पूरी न हुई हो, तो भारत सरकार ने इतना सारा पैसा दिया है दसौल्त को, तो राफेल से सवाल पूछा जा रहा हो, कंपनी से सवाल पूछा जा रहा हो, ये सब तो है ही। 29 मई को CII के एनुअल बिजनेस समिट में बोलते हुए एयर चीफ मार्शल ने जो कहा है वो बड़ा खतरनाक है। उन्होंने कहा है रक्षा उपकरणों की खरीद में काफी देरी हो रही है
और कई बार ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए जाते हैं जिनके बारे में साइन करते समय पता नहीं होता कि वे वक्त में पूरे नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि समयबद्ध डिलीवरी एक बड़ी समस्या है। मुझे कोई ऐसा प्रोजेक्ट याद नहीं जो समय पर पूरा हुआ हो। कल मैंने यह वीडियो वहां पर लगाया था तो विनय सुल्तान, जो एक जाने माने पत्रकार हैं और डिफेंस की पत्रकारिता करते हैं, वो भारत पाकिस्तान के जो हालिया झड़प थी उस समय भी उन्होंने बहुत अपडेट खबरें दी हैं। उन्होंने एक कमेंट किया था उस पर, जिसका लब्बो लुबाब यह है कि भारतीय वायुसेना में काफी दिक्कतें चल रही हैं। जहाज जितने मॉडर्न चाहिए उतने नहीं है। जहां पाकिस्तान को चाइना से लगातार मॉडर्न जहाज मिल रहा है, अमेरिका से F-16 मिला है, वहां हमारे पास बहुत पुराने तरह के जहाज और उनका मॉडर्नाइजेशन हुआ नहीं है। तेजस जिसका इंतजार किया जा रहा था वो अभी तक आया नहीं है और इसके पहले भी सार्वजनिक तौर पर जो हमारे एयर चीफ मार्शल हैं वो इस तरह की चिंता और नाराजगी जता चुके हैं। दरअसल 2021 में 83 तेजस MK-A1 लड़ाकू विमान के लिए समझौता हुआ। इनकी डिलीवरी मार्च 2024 से शुरू होनी थी और इसकी कुल लागत है 48,000 करोड़। लेकिन HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अभी तक इसकी डिलीवरी नहीं दे सका है। एक पक्ष तो ये है, दूसरा पक्ष वो है जो विंग कमांडर अनुमा आचार्य रिटायर्ड हैं, वो और कांग्रेस की प्रवक्ता भी हैं और चूंकि एयरफोर्स से जुड़ी रही हैं इसलिए उनकी बात महत्वपूर्ण है। उन्होंने कल अपने ट्वीट में लिखा कि DRDO और HAL के अधिकारियों, कर्मचारियों, टेक्नीशियनों संभल जाओ। दरअसल यह पूरा ट्वीट आपके सामने है और उनका यह कहना है कि टाइमलाइन पूरा न कर पाने की जो बात कहलवाई गई है उसका एक मतलब यह हो सकता है कि सरकारी कंपनियों को जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को पहले किनारे लगाया गया, सरकारी फैक्ट्री को किनारे लगाकर प्राइवेट कंपनी से जहाज और हथियार बनवाने की बात हो, ये उनका वर्जन है। उन्होंने कहा कि सचेत रहिए, जितना हो सके टाइमलाइन पूरी कीजिए ताकि आप पर से यह दाग भी मिटे और देश के सामरिक महत्व के यह लैंडमार्क संस्थान निजीकरण की जमीन न बन सके। इसका मतलब जो है बहुत साफ। अनुमा आचार्य जो कहना चाह रही हैं, उनका कहना यह है कि इस चीज का उपयोग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और DRDO के प्राइवेटाइजेशन के लिए हो सकता है। जिस तरह से लगातार प्राइवेटाइजेशन हुए हैं उसमें इनके ये आशंका भी निर्मूल नहीं लगती। तो इसके पीछे खेल है, हम क्या नहीं जानते। जहां तक डिफेंस का मामला है, चूंकि मैं डिफेंस एक्सपर्ट नहीं हूं इसलिए अपनी तरफ से कोई जजमेंट देने की कोशिश नहीं करता। लेकिन जो चिंता की बात है वो यह कि एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर का चुनावी फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ हमारे जो एयरफोर्स के चीफ हैं उनका कहना है कि एयरफोर्स को आधुनिक जहाज और बाकी सारी चीजें नहीं मिल रही हैं। एयरफोर्स का मजबूत होना बेहद जरूरी है। आज जिस तरह का वॉरफेयर है उसमें एयरफोर्स की महत्ता बहुत ज्यादा बढ़ गई है और जिस तरह से पाकिस्तान पहले चीन और रूस के करीब आता दिख रहा है वे भी चिंता की बात है। रूस के साथ 22,000 करोड़ से ज्यादा की उसकी एक डील हुई है। हालांकि यह बिजनेस डील है इस्पात के कारखाने को बनाने के लिए, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच इतने तनाव चल रहे हैं और उस बीच में हमारे दोस्त रहे रूस ने अगर पाकिस्तान के साथ सहयोग की बात की है तो यह हमारे लिए चिंता की बात होनी चाहिए। दरअसल कोल्ड वॉर के टाइम में चाइना और रशिया दोनों कम्युनिस्ट कंट्रीज थी, लेकिन उनके बीच में पटती नहीं थी। क्रिश्चियों के आने के बाद का जो रशिया था उसके साथ माओ के चाइना की कभी नहीं पटी और चाइना धीरे धीरे गया है पाकिस्तान के करीब और रशिया हम हमेशा हमारे करीब रहा है। अब जो नए हालात बने हैं उसमें रशिया, चाइना और ईरान का ट्रायंगल बना है। रशिया और चाइना के बीच में दोस्ती अमेरिका के खिलाफ बहुत मजबूत हुई है और चाइना पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड है। और ऐसे में अगर रशिया भी पाकिस्तान को मदद पहुंचाना शुरू करता है और हमसे दूरी बनाता है तो यह अपने आप में एक बहुत चिंता की बात हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि राजनीति जो चल रही है उसको थोड़ा कम किया जाए और कोशिश ये किया जाए कि हमारे एयरफोर्स को जितना मॉडर्न हो सके उतना मॉडर्न बनाया जाए, वरना यह चिंता देश के हित को भारी पड़ सकती है। इसलिए मुझे लगा कि इस पर बात करना जरूरी है। तो फिलहाल ये हालात है कि ऑपरेशन सिंदूर का पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी रास्ता छोड़ नहीं रही है। घर घर सिंदूर पहुंचाने की बात हो रही है। आप कितना सिंदूर पहुंचेगा
और कितना सिंदूर फेंका जाएगा यह तो देखने वाली बात होगी। और इन सब के बीच अगर हमारे एयर चीफ मार्शल यह कह रहे हैं कि हमारे एयरफोर्स में आधुनिक हथियार नहीं है, आधुनिक जहाज नहीं है, तो इसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे सरकार के ऊपर पड़ती है। लेकिन सरकार तो चुनाव, वोट और प्रचार से आगे सोच ही नहीं पा रही है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में बगल में बेल आइकॉन को दबाइए, जिससे हमारी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।